Hi everyone, welcome back to the channel and this is the part 3 और आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अब हम आ गए हैं थायराइड ग्लैंड पे विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और लोकेशन क्या है इसकी, ये नेक के एंटीरियर पार्ट पे लोकेटेड होता है, वन ऑन ईच साइड ऑफ ट्रैकिया बिलो द लैरिंक्स। जैसा कि इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, लैरिंक्स के नीचे है, एंटीरियर साइड पर है नेक के, एंड वन ऑन ईच साइड। और शेप इसकी होती है बटरफ्लाई लाइक। दो लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट, एंड बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, इस्थमस के अलावा यहाँ पर बैक व्यू अगर देखें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो लोब्स हैं कनेक्टेड बाय इस्थमस। अब इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। ये स्फेरिकल फॉलिकल्स दिख रहे हैं हमें और सराउंडिंग है इसके एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसको सराउंड कर रहा है। स्फेरिकल फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्यों है? क्योंकि ऐसी शेप उन्हें अलाउ करती है स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर होता है उसके बीच में? दे आर फिल्ड विद कोलॉइडल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन प्रीकर्सर है थायराइड हार्मोन का। दैट मींस ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कैसे होगा? थायरोग्लोबुलिन के कन्वर्जन से। थायरोग्लोबुलिन is going to convert to और डिफरेंशिएट टू द टू थायराइड हार्मोन्स। ये पूरे सिंथेसिस की साइकिल कैसे होती है, कितने स्टेप्स होते हैं, वो सब आगे स्लाइड्स में आएगा। और इसके बाहर क्या होते हैं? इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसा कि इसमें क्लियरली विजिबल है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं और ये एक थायराइड का फॉलिकल दिखाया हुआ है। ये बाहर है एपिथेलियम और अंदर है फॉलिकल। क्लियर? तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी है साथ में फॉर द न्यूट्रिशन एंड कैपिलरी का सप्लाई भी। बीच में स्पेस फिल्ड है कोलॉइड से, एंड थायरोग्लोबुलिन इज देन गोइंग टू कन्वर्ट टू थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का मेनली फंक्शन है कि ये सेक्रेट करता है T4, बट T4 के साथ साथ और भी क्या सेक्रेट करेगा ये? T3। T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं और T3 का उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन्स कैसे हैं? पहली बात तो हार्मोन्स होते हैं, ये तो पता ही है हमें, पर कैसे हैं? आयोडीन कंटेनिंग है, आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है, आयोडाइड ग्रुप प्रेजेंट है, आयोडीन कंटेनिंग है। और इनका रोल होता है एज वी ऑल नो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में। अब ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ना, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सी सेल्स, कैल्सिटोनिन सिक्रीटिंग सेल्स। अब T3 क्या है, T4 क्या है, कैल्सिटोनिन क्या है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हार्मोन्स पे थायराइड ग्लैंड के। T3 बेसिकली मेजर सिक्रीशन है सबसे ज्यादा, मेनली T4 सिक्रीट कर रहे हैं सेल्स। बट होता क्या है असली में, जो T3 है ना वो बायोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव फॉर्म में। T3 का फॉर्मेशन होता है पेरिफेरल टिश्यूज में बाय कन्वर्जन फ्रॉम T4। तो T4 ज्यादा बन रहा है ना, T4 पहले बनेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा T3 में,
पेरिफेरल टिश्यूज पे बाहर मतलब इस जगह पे नहीं, पेरिफेरल जो टिश्यूज है वहां बनेगा। किससे बनता है? T4 से ही बनता है, क्योंकि T4 बनाना आसान है। अब हॉर्मोन्स के हमें पता है दो टाइप्स होते हैं, कुछ के रिसेप्टर्स तो सरफेस पे होते हैं और कुछ के न्यूक्लियस में रिसेप्टर्स होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर वाले टाइप का हार्मोन है और ये लिपिड सॉल्युबल है, तभी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने न्यूक्लियस में जो उसका रिसेप्टर है उसको उसकी एंट्री अलाउ करता है ना। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं होता तो परमिएबिलिटी ही नहीं होती मेम्ब्रेन से। और फिर क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन, उस प्रोसेस में भी ये हेल्प करते हैं ये दोनों हार्मोन्स, इंक्लूडिंग कैल्सिटोनिन। ठीक है। अब जो साइड वाले सेल्स है ना, पैरा, तभी जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं ना जो अलोंग विद एमबीबीएस एंड मेन कोर्स के अलावा, तो पैरा वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि मेन जगह पे नहीं, उसके बिल्कुल साइड पे लोकेटेड थे ना पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या करेंगे? कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन, और कैल्सिटोनिन का रोल होता है कैल्शियम के होम्योस्टैसिस में। कैल्शियम होम्योस्टैसिस पे पूरी वीडियो आएगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कैल्शियम का ना बेसिकली लेवल सही मेंटेन होना इंपॉर्टेंट है, ब्लड में भी और बोन से भी कितना निकलना चाहिए वो सब रेगुलेट होना जरूरी होता है। तो ब्लड कैल्शियम जब हाई हो जाता है ना, तो उसको लोअर, सो कम करने का काम कौन करता है? कैल्सिटोनिन। कैसे कर रहा है? ये हार्मोन है ना और लिपिड सॉल्युबल भी है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। बोन में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो जो बोन ऑस्टियोब्लास्ट जो मेन है, और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोला? क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होंगे तो ऑस्टियोसाइट नए नहीं बन पाएंगे। तो ऑस्टियोसाइट वैसे सबसे इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, बोन के कंपोनेंट्स हैं, है ना, उन्हीं से पूरा स्ट्रक्चर, हार्वेशन, केनाल वगैरह सब बनता है। अब इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, इन्हें स्कैवेंजर सेल्स या ऑस्टियोक्लास्ट, डिस्ट्रक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये क्या करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। तो मतलब जो सेल्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना बोन को, बोन के डिस्ट्रक्शन से डीमिनरलाइज उसको करवा के ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज कर रहे थे, बोन को तोड़ने वाले सेल्स थे बेसिकली वो। और इसकी वजह से कहाँ ब्लड में सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा था। बट इन्होंने, इस हार्मोन ने क्या किया? उन सेल्स की एक्टिविटी को ही कम कर दिया जो कि ये सब कर रहे थे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का। इस वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल कम मेंटेन हो पाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा या फिर कम कर देंगे उसको, सपोज अगर पहले ज्यादा था तो। अब सिंथेसिस और सिक्रीशन कैसे होता है थायराइड हार्मोन्स का? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आयोडीन ट्रैपिंग, फिर उसका ऑक्सीडेशन, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज in the thyroglobulin, then coupling to form T3 and T4, storage, और फिर लास्ट में ये पूरे प्रोसेस है, ये 5 स्टेप्स: आयोडीन ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ऑर्गेनिफिकेशन, बाइंडिंग, या फिर इसको कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन, बाइंडिंग, ऑर्गेनिफिकेशन एक ही बात है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, स्टोरेज, फिर उसके बाद एंडोसाइटोसिस और रिलीज। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। इस पे आने से पहले हम बात करते हैं कि आयोडीन
क्यों एसेंशियल है स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना, ठीक है। इन हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए, ये पूरा जो स्टेप है, इसमें आयोडीन चाहिए, और आयोडीन डाइट में होना चाहिए। जैसे सॉल्ट को फोर्टिफाई किया जाता है आयोडीन के साथ, ताकि डेफिशिएंसी पूरी हो सके। ऐसा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था टू प्रिवेंट गोइटर, जब केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो जिसमें लोगों के थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है, किसकी वजह से? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो वो एंडेमिक गोइटर हो जाएगा। पर कुछ लोगों में ना ये ऑटो इम्यून भी होता है, कि उनकी खुद की ही इम्यूनिटी उसमें कुछ डिफेक्ट कर रही है, और हार्मोन सिंथेसिस सही से हो नहीं पा रहा। अब आयोडीन डेफिशिएंसी है ना अगर, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के लेवल डिक्रीज कर जाता है। सो डिक्रीज कब करते हैं TSH का लेवल? ग्रेव्स डिजीज में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी है, तो कईयों को लगता है कि डिक्रीज करना चाहिए, बट नहीं। आयोडीन की डेफिशिएंसी है ना, तो बाकी थायराइड हार्मोन्स लो हैं। तो T3 और T4 लो हैं, जिसकी वजह से TSH के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा पिट्यूटरी के पास सिग्नल चला जाता है कि T3 और T4 कम है, तो वो ट्राई करता है कि कंपनसेट करने की, कि ज्यादा बने हार्मोन्स। बेसिकली इसको वो पुश कर रहा है ग्लैंड को, ताकि वो प्रोड्यूस ज्यादा करे हार्मोन्स। तो इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो स्टिमुलेट कर रहा है बेसिकली कि बनाओ और हार्मोन, क्योंकि कम बन रहा है T3 और T4 जब आयोडीन डेफिशिएंट है। अभी ये है साइकिल जो कईयों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इसमें थोड़े से ही पॉइंट्स याद रखने हैं। बिफोर दैट लेट्स जंप टू दिस डायग्राम, जिसमें ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं और स्वोलन हो रहा है। बेसिकली एनलार्जमेंट हो क्यों रहा है थायराइड ग्लैंड का? क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से एक तरह से बोल सकते हैं कि ये ओवर स्टिमुलेशन है। मतलब आयोडीन तो आ ही नहीं रहा, तो वो कुछ भी करके ऐसा ट्राई कर दे, वो गिव अप नहीं करते थायराइड सेल्स। वो डिवाइड करते रहेंगे और अपना साइज बढ़ा लेंगे, कि कुछ ना कुछ करके हम कैसे भी हार्मोन बना पाए। बट हार्मोन का लेवल तो फिर बढ़ नहीं पाता, बस TSH ही इंक्रीज होकर रह जाता है, और सेल्स के ट्राई करने की वजह से ये नोड्यूल्स, ये गांठें, गुच्छे से कुछ ऐसा बन जाता है। थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है, ये कैसे हो रहा है? थायराइड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बेसिकली एक्टिव अपटेक है आयोडीन का। दिस मीन्स कि काम करने के लिए उसको ATP चाहिए, एक्टिव है, ATP स्पेंड हो रहे हैं। सो आयोडीन खुद तो सेल के अंदर ऑब्वियसली जाएगा नहीं, एनर्जी स्पेंड करके ही ये होगा। कहाँ से आएगा बेसिकली आयोडीन? ये बात हो रही है ब्लड से उसका अपटेक करने की, ब्लड से उसको सेल्स तक लेके आना है, और इस प्रोसेस में क्या लग रहे हैं? ATP। और हमें पता है एनर्जी कब लगती है, जब कोई चीज ऑपोजिट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। क्योंकि आयोडीन ये थायराइड सेल्स के अंदर जो ये बन रहा था, उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही होता है, पर हमें क्या करना है, उसके अंदर तो ज्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब हाई टू लो जाना तो चीजें आसान होता है, नेचुरली चली जाती हैं, बट हम ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसको ब्लड से सेल्स के अंदर ला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी ज्यादा है और ब्लड में कम है आयोडीन। तो इसीलिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। कहाँ पर लेके आने के लिए? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में।
दिस प्रोसेस अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और कैसे मीडिएट होता है? ट्रांसपोर्ट के टाइप्स होते हैं ना, तो ये सिम-पोर्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट है। इट इज मीडिएटेड बाय सोडियम आयोडाइड सिम-पोर्टर। मतलब ये ना एक ऐसा टाइप का एंट्री पास टाइप समझ लो, जो कि सेल के अंदर सोडियम को तो लेके जा ही रहा था, और साथ में ही सिम, मतलब साथ में किसको लेके जा रहा है अब ये? आयोडीन को। तो सोडियम के साथ साथ फ्री में ये चला जाता है, मतलब एटीपी स्पेंड करके ऑब्वियसली, बट गेट एक बार खुलता है, दोनों साथ में एंटर कर लेते हैं, सेल का गेट, मतलब सेल के अंदर का जो चैनल है। और ये कहां पर होता है? सोडियम आयोडाइड सिम-पोर्टर, जो सोडियम आयोडाइड आयोडीन को और सोडियम को एक साथ ये कहां लेकर आ रहा है? फॉलिकुलर सेल्स की बेसल मेम्ब्रेन पे। अभी सिम-पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ना हाई टू लो हो रहा है यहाँ पे, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन लो टू हाई था। सोडियम बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम है, तो वो इजीली चला जाता है। सो इट इज काइंड ऑफ कारपुलिंग या लिफ्ट, एक साथ उसको लेके जा रहा है, तो इजी हो रहा है। अब यार स्ट्रक्चर देखते हैं हम सेल का, ये जो था, तो इसकी ना दो साइड्स हैं। ऐसा हमें दिख रहा है कि एक तरफ से तो ये अंदर की तरफ सराउंड कर रहे हैं, और एक साइड ये बाहर ब्लड को सराउंड कर रहे हैं। तो दो साइड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द बेस। तो बेस क्या है? जहां पर ब्लड वेसल है। और दूसरी मेम्ब्रेन को कहेंगे हम एपाइकल, टुवर्ड्स द एपेक्स, एपाइकल। और ये एपाइकल कहाँ है? ये कोलॉइड को सराउंड कर रही है, अंदर वाली साइड को, ठीक है। तो अब यार आयोडीन की एंट्री कहाँ पे होती है? ये होगी हमारे बेसल मेम्ब्रेन पे, फॉलिकुलर सेल के वो पार्ट पे जो ब्लड के पास होगा, वहीं पे तो आएगा ना। उसके अंदर थोड़ा घुस के ऐसे चला जाएगा, पीछे वाली एपाइकल साइड पे, बेस पे ही आएगा, बेसल मेम्ब्रेन पे। अब ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली एटीपी यूज हो रहा है तो, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप चाहिए होता है इसके लिए। टाइप तो सिम्पोर्ट है, पंप कौन सा चाहिए? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। अब यार एक तरह से ना हमने क्या किया, आयोडीन को ना जाल में फंसा लिया किसी तरह से हम। तो चल चल सोडियम के साथ अंदर चल सेल में। अब वो खुद क्यों आएगा? उसको सेल बुलाएगा, पर कैसे? जाल बिछा के। अब यार थायराइड सेल्स जो क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर पा रहे हैं आयोडीन को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीन ट्रैप। ट्रैप कर लिया एक तरह से। सबसे पहला स्टेप है आयोडीन ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, बाइंडिंग या कॉन्जुगेशन, कपलिंग रिएक्शन, स्टोरेज एंड एंडोसाइटोसिस। इसको कोई थोड़ी फालतू सी ट्रिक है इसको रटने की। एक सिरप आता है ना ट्रॉक्स, मे बी आपने सुना है या नहीं। सीक्वेंस वैसे ही रटने के लिए, ट्रॉक्स सबसे पहले होगा ट्रैपिंग, TR, फिर ऑक्सीडेशन। तो इसको ऐसा एज अ स्टोरी याद रखो कि ट्रॉक सिरप है, इसकी बोतल ना खाली होगी, ये तुमने पूरा खत्म कर दिया, पूरी फैमिली बनी है ना, तो सबने यूज किया, ऐसे याद आएगा, खत्म हो गया। ट्रॉक सिरप खत्म हुआ, फिर क्या किया, उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो तीसरा हो गया बिन, बिन से बाइंडिंग। TR क्या था? ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन, फिर बाइंडिंग। अब डस्टबिन से कुछ ऐसे नहीं होते चोर या फिर वॉट एवर रैग पिकर्स तुम बोलो, तो वो आया और उसने जो खाली बॉटल तुमने फेंकी थी इसकी खाली करके इसमें डाली थी, वो इसने उठा ली। कौन था ये? चोर। CO तो लिखा है कपलिंग रिएक्शन, COR से CHOR याद आ जाएगा,
चोर। फिर उसने क्या किया, इस बॉटल में ना कुछ स्टोर करके रख लिया, ठीक है। फिर उसके भी बहुत काम नहीं आई, थोड़ा रैक पिकर टाइप ही था, वो कूड़ा उठा रहा था। फिर उसने देखा चलो छोड़ो क्या करना है, फेंक देते हैं इसको, बाहर निकाल देते हैं। उसने उसका एंड कर दिया, बाहर निकाल दिया या रिलीज कर दिया इसको, बॉटल को दोबारा फेंक दिया उसने कि उसके भी काम की नहीं है अब। तो ट्रॉक्स की बॉटल थी, ट्रैपिंग और ऑक्सीडेशन। फिर क्या किया था, इस बॉटल को तुमने खत्म करके डस्टबिन में डाल दिया था, तो बाइंडिंग थर्ड प्रोसेस है। किसने उठाया था, चोर ने। कपलिंग रिएक्शन, CH एक्स्ट्रा COR, कपलिंग रिएक्शन। फिर उसने बॉटल को स्टोर करके रखा था और फिर उसके भी काम की नहीं थी, तो उसने उसका एंड कर दिया या बाहर रिलीज कर दिया। तो स्टेप वाइज समझते हैं अब इसको। तो सोडियम ट्रैप आयोडाइड, सोडियम और आयोडाइड सिम वाटर, ये वाला ट्रैपिंग का प्रोसेस तो हमें समझ आ ही गया है ना, कि एक्टिवली अपटेक हो रहा है, फॉलिकल सेल्स तक पहुंच रहा है, ट्रैप हो रहा है आयोडीन, और इसमें सिम वाटर कौन है, सोडियम आयोडाइड। अब क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, यहाँ पे एंजाइम है थायराइड पर ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंजाइम है और हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। थायराइड पर ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन करवा रहा है। कन्वर्जन किसका हो रहा है, पहले I- नेगेटिव साइन था, अभी I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इतनी बेसिक केमिस्ट्री तो सबको पता ही होगी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे जीरो भी हो, नेगेटिव से तो बेटर ही है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो पहले जो ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में था, अब उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, किसने, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने। अब नॉर्मल हमें आयोडीन मिल चुका है, ठीक है। अब आयोडीन को क्या करवाएंगे, आयोडीन ही मिला है पर हमें क्या करवाना है, हमें चाहिए बेसिकली T3 और T4 जिसका कंपोनेंट आयोडीन होता है। तो रॉ मटेरियल मिला है हमें, पर पूरा जो प्रोडक्ट है वो उसे बनवाना है अभी भी। तो क्या होगी, बेन से बाइंडिंग, बाइंडिंग को ही कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं या फिर ऑर्गेनिफिकेशन बोल सकते हैं। कॉन्जुगेशन जैसे बैक्टीरिया में भी होता है ना, छोड़ो उसको, ये फोकस करते हैं बाइंडिंग पे, जिसमें थायरोग्लोबुलिन का आयोडीनेशन हो रहा है। थायरोग्लोबुलिन क्या है, ये एक्चुअली एक प्रोटीन है जो कि सेल्स पहले ही बना के ना वो कोलॉइडल पोर्शन में भेज देते हैं। ये सेल्स ने एक प्रोटीन बना के यहाँ पर एक्यूमुलेट किया। ये प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ये तो हमें बताइए। इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टायरोसिन। टायरोसिन जो एक अमाइनो एसिड है, इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और टायरोसिन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है किसमें, आयोडीन को स्टिक करने में। सो इसको मैं बोल रहा हूँ आयोडीन ग्लू। टायर है ना, टायरोसिन में क्या आ रहा है, टायर। तो टायर क्या करती है, रोड से वो चिपक के रखती है, कार चिपका के रखती है कार को, ताकि वो डिसबैलेंस ना हो पाए, है ना। तो ये भी बेसिकली वो स्टिकिंग रोल, स्टिकी एक्शन बोल सकते हैं इसका है। किसको स्टिक करेगा, आयोडीन। तो अब आयोडीन को स्टिक किससे करवा दिया, टायरोसिन से। किसने, थायरोग्लोबुलिन। अब जब ना ये टायरोसिन से स्टिक हो रहा है थायरोग्लोबुलिन, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो फॉर्म्स में से कोई भी बन सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि टायरोसिन से अटैच एक ही आयोडो ग्रुप अटैच हो, तो क्या बनेगा, MIT।
ये एमआईटी या फिर डीआईटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, अलग बात है। और अगर दो से दो आयोडो जुड़ जाए उस टायरोसिन से तो डीआईटी बोल देंगे। पर अभी भी क्या है कि हमें तो चाहिए ट्राई आयोडो। T3 की फुल फॉर्म याद है ना, यहाँ लिखी हुई थी, ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो 3 आयोडीन आ रहे हैं। अब क्या होगा, कंबाइन कराना पड़ेगा ना दोनों में से ताकि फॉर्मेशन हो। तो इसी कोई कपलिंग हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे ताकि अलग अलग वे में, अगर 2 और 3 का बनाएंगे, 2 और 1 का बनाएंगे पेयर कपलिंग, तो क्या बनेगा, ये T3 बन जाएगा। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, एंड 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, as basic as that। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही फर्दर T3 और T4 बनते हैं। अगर दो DIT जोड़ रहे हैं तो T4 बन जाएगा। और एंजाइम यहाँ पे होती है TPO। और TPO थायराइड पेरोक्सिडेज, ये वही एंजाइम है जिसने ऑक्सीडेशन भी करवाया था। तो ये भी आसान बात होगी कि एक एंजाइम ने दो काम करती है। सो अगर TPO नहीं होगा ना तो आयोडीन कितना भी हो वो प्रोटीन से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए TPO की अगर डेफिशिएंसी है ना किसी इंडिविजुअल में तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस बन जाता है। थायराइड हार्मोन सब कम प्रोड्यूस होते हैं। अब अब सोच रहे होगे कि ये जो पहले वाला स्टेप था उसे ऑर्गेनिफिकेशन क्यों कहा। तो ये कुछ ऐसा नहीं साउंड कर रहा कि कुछ इनऑर्गेनिक चीज थी पहले, उसको कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो प्रोटीन था थायरोग्लोबुलिन वो ऑर्गेनिक प्रोटीन है, और आयोडीन जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है उसके साथ जुड़ गया तो अब वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। पर कब, जब T3 ज्यादा, T3 की एक्टिविटी होती है ज्यादा, T3 ज्यादा एक्टिव फॉर्म है और T4 पहले बनती है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, कोलॉइड में थायरोग्लोबुलिन स्टोर रहेगा कुछ टाइम तक। जैसे कि थोड़े टाइम तक उस चोर ने क्या किया था, बॉटल को स्टोर किया था। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हार्मोन जैसी बना ना ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं हो रहा सेम टाइम पे। थायराइड ग्लैंड के पास ये स्टोरेज का मैकेनिज्म है। तो ये जो ऐसा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, तो इसमें लार्जेस्ट स्टोरेज सिस्टम भी है इसके पास। और ये स्टोर कहाँ हो रहा है, फॉलिकल सेल्स के बीच में जो कोलॉइडल स्पेस थी, जैसे डायग्राम में देखा था हमने, वहां पर हो रहा है। और ये किस फॉर्म में होता है स्टोर, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन हो रहा है ना स्टोर, किस फॉर्म में होता है ये, अब इमेजिन करो ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको किसी से कंबाइन करने की जरूरत नहीं, बट इसके साथ ऑलरेडी T4 के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे बने थे, T4 ज्यादा बनता है ना और पहले भी बनता है, ये हमें बताइए। इसके साथ, इस प्रोटीन के साथ T4 के ना मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। दिखता ऐसा नहीं है, ये मैं वैसे विजुअलाइजेशन के लिए बना रहा हूँ। अब जब ये मॉलिक्यूल्स अटैच्ड ना, तो अगर क्या होगा, ये स्टोरेज से क्या हेल्प हो रही है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के अराउंड आयोडीन मॉलिक्यूल्स है। अगर सपोज कोई ऐसा केस है, कोई बहुत टाइम तक कोई इंडिविजुअल आयोडीन डाइट में ना ले, बिल्कुल ही कंज्यूम ही ना करे, अगर नहीं करता कोई कंज्यूम आयोडीन, तो ये जो स्टोर्ड है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे लॉकडाउन हो गया था, अवेलेबल नहीं थी चीजें कुछ, है ना, तो हमारे घर पे जो स्टोर्ड राशन वगैरह था वो काम आ रहा था, ये बिल्कुल वैसा ही है, बॉडी भी ऐसे ही सोचती है। बॉडी इंसानों की है तो मेंटालिटी भी इंसानों वाली ही होती है। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस एंड रिलीज।
अब प्रोटियोलाइसिस, जब इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाए तो मतलब जब चाहिए हो तब वो निकाल देगा, रिलीज कर देगा। जैसे वो चोर ने बॉटल फेंक दी थी, वैसे ही इसको ब्लड में फेंक रहे हैं T4 को। एक्स क्या होता है? बाहर निकालना। लेकिन एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वेसिकल्स की फॉर्म में होगा, ये सब कुछ वेसिकल्स स्टोर करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, छोटे छोटे ये वेसिकल्स की फॉर्म में। और ब्लड में T4 जब चाहिए इस प्रोटीन के ब्रेकडाउन से मिल जाएगा। रेगुलेशन ऑफ सेक्रीशन, थायराइड हार्मोन की सेक्रीशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। सो लेट्स अज्यूम कि थायराइड एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का ओनर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इसको जो करवाना है वो करवा देगा, और बीच में मीडिएटर रेगुलेटर कौन है? पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस का क्या मन करा कि उसे रिलीज करवाना है TRH, थायरोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। हाइपोथैलेमस को क्या करवाना है? TRH का रिलीज, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। अब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम है, तो थायरोट्रोपिन को ये रिलीज करवाएगा। और कैसे? खुद तो नहीं करेगा, ये अपने मैनेजर को ऑर्डर देगा, तभी तो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे। अब स्टिमुलेट रिलीजिंग हार्मोन है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को इसने स्टिमुलेट किया कि तुम क्या करो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाओ। अब जब TSH रिलीज हो गया, हाइपोथैलेमस ने, ये बात करने का तरीका है, हाइपोथैलेमस क्या मैसेज भेजने का वे यूज करता है? TRH को भेजता है, और TRH फिर ये मैसेज लेके आया पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास, कि तुम TSH का सिक्रीशन करो। तो हाइपोथैलेमस था जो क्या कर रहा है? TRH के रिलीज को ऐसा ऑर्डर दे रहा है कि TRH को रिलीज कराओ। TRH हो गया अब रिलीज हाइपोथैलेमस से, मैसेज इसने भेज दिया। ये मैसेज कहाँ जाएगा? अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को TRH बोलेगा कि तुम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाओ। थायराइड को अपनी बात रखनी थी बेसिकली पिट्यूटरी तक कि TSH निकलवाओ। उसने वो एक हार्मोन भेज के, थायरोट्रोपोनिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू ये मैसेज भिजवा दिया। अब पिट्यूटरी TSH का सिंथेसिस रिलीज कर देगा। अब TSH क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। उसको बोलेगा कि तू प्रोड्यूस कर T3 और T4। थायराइड ग्लैंड अब T3 और T4 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। अब थायराइड हार्मोन का एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, किसके ऊपर? TRH और TSH के सिक्रीशन पर, ताकि हार्मोनल बैलेंस मेंटेन हो पाए। ऐसा क्यों होना जरूरी है? क्योंकि TSH उनको पिन पे ऑर्डर चला के ज्यादा ही काम करवाता रहेगा, तो ओवर वर्क भी बैड है। ओवर वो कहेगा कि T3 T4, तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये कैसे एक्ट करते हैं कि ये टारगेट सेल जो भी होता है उसके अंदर एंटर करके, इनके रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियस पर होते हैं।
लिपिड सॉल्युबल हैं तभी मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे और फिर ट्रांसक्रिप्शन में भी रोल होता है। अब ये क्या करवा सकते हैं, जौन से जीन को इन्होंने एक्टिवेट कराना है या किसी जीन को सप्रेस कराना है वो एक्शन हो जाएगा। कौन से जीन्स जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। अब T3 को हमने क्या बोला था कि ये एक्टिव फॉर्म है और T4 को बोला था कि ये कम एक्टिव फॉर्म है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यार जो T3 है ना, इसकी रिसेप्टर की एफिनिटी ज्यादा होती है। मतलब रिसेप्टर्स को ना T3 ही पसंद है, T4 को वो हेट करते हैं। जस्ट अज्यूम एफिनिटी इज बेसिकली लव और अट्रैक्शन। सो एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, रिसेप्टर्स के लिए T3 की एज कंपेयर टू T4। सो T3 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर जाएगा, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये जीनोमिक एक्शन हुआ ना, डीएनए पे बेसिकली एक्शन हुआ, डीएनए से फिर वो एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बने। और कौन से प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन ऐसे ये बनवाएगा जो इसके काम के हैं, जो प्रोटीन से फर्दर एंजाइम्स बनेंगे, ऐसे एंजाइम्स जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तभी थायराइड हार्मोन को ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम बनाए फिर मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन हुआ। तो मैंने बोला मेटाबॉलिज्म में रोल है, तो यही फंक्शन हो गया। थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जो होता है। इसको इंक्रीज करवाते हैं। तो ऐसा आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी का बीएमआर है कम तो वो क्या है, बीएमआर से ही याद रखो, बीमार। कोई बीमार है तो उसका बीएमआर कम होता है। ये होता है कि बॉडी बिल्कुल ही अगर पैसिव स्टेट में भी है, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस चल रहे हैं, तो जिंदा रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उससे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म करवाना है अगर तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और बहुत टाइम से अगर बॉडी का नरिशमेंट अफेक्ट हो रहा है तो बीएमआर धीरे धीरे गिरने लगता है और बॉडी उसी पावर सेविंग मोड पे अडेप्ट करने की कोशिश करती है खुद को। तो बहुत टाइम से प्रोलॉन्ग्ड वेट लॉस हो रहा है तो बॉडी ऐसे ही, अगर कम स्लीप ले रहे हो या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती जा रही है, तो बॉडी अगर पावर सेविंग मोड पे है, वो अभी भी एक्टिव नहीं हो, सेव करने की स्टेट में रखती रहेगी, तो वो अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड उससे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, उसको कम कर रही है, तो वो दिक्कत की बात है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ऐसा ना हो और बीएमआर हाई रहे। अब ये क्या करेगा, अगर बीएमआर हाई है तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी सेल्स में। अब पहले कॉम्प्रोमाइज स्टेट थी, अगर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे सेल्स, चाहिए भी थी तो इनको कहेगा भाई लो तुम ऑक्सीजन, तुम्हें चाहिए होगी, तो मेटाबॉलिज्म ऐसे करवाएगा। हीट प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ये कर पाएगा। और इसको थर्मोजेनिक इफेक्ट होते हैं। थर्मोजेनिक इफेक्ट टेम्परेचर रेगुलेशन और फूड डाइजेशन, ये सब में इंपॉर्टेंट है। और ये भी फैक्ट है कि ये ब्रेन, स्प्लीन, टेस्टिस, इन सब पे कंट्रोल नहीं होता, इनसे हीट प्रोडक्शन ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि टेस्टिस को तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर रेगुलेट फिक्स रहता है ना, और ब्रेन में भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ये वहीं तो हो रहा है, खुद पे ही थोड़ा एक्शन कर देगा, और स्प्लीन पे भी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से ये बढ़वाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो सेल्स कर रहे थे, जिसमें कौन करवा रहा था, एम्प्लॉयज कौन थे, सेल्स। किसके थ्रू हो रहा था ये, इंसुलिन। बट किसका भी रोल होता है, अब यहाँ पे बात आ गई थायराइड हार्मोन का।
ठीक है, एनर्जी इससे मेंटेन हो रही है। इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है कि ये लाइपोलाइसिस, उसके ब्रेकडाउन को प्रमोट कर रहा है। और सीरम में जो कोलेस्टेरॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, सीरम टीजी लेवल्स, उनको भी इंक्रीज कर रहा है एंड उसका ब्रेकडाउन भी करवा रहा है, एक्सक्रीशन भी करवा रहा है इन बाइल। तो विटामिन डी वाले जो साइकिल होती है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल का उसके सिंथेसिस में रोल होता है। और वो कहाँ पे हो रही होती है? सो स्किन में बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। एक्सेस वाला कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। और बाइल के थ्रू ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह और कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन भी इंक्रीज कर रहा है और फैट कंटेंट को कम कर रहा है। तो इसके अच्छे रोल्स हैं ये। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। और हमें पता है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का अगर इसका एक्सेस हो जाए ना, प्रोटीन ही अगर एक्सेस है तो वो भी हार्मफुल होते हैं। तो ये भी इंश्योर करता है कि सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही मेंटेन हो। तो किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई भी प्रोटीन शेक अगर कोई रेगुलर इंटरवल तक बहुत ज्यादा लेता रहे और वर्कआउट उतना ना हो तो वो हार्म करता है ना, जैसे ट्रेनर्स बोल देते हैं कि फिर अब बंद कर दो कुछ लेवल्स तक। तो इसीलिए इसका ये रोल होता है कि एक्सेस होता है प्रोटीन तो उसको भी कैटाबोलाइज कर सके। या फिर कभी कभार खराब एक्शन हो जाए तो मसल्स वेस्टिंग या फिर ब्रेक डाउन भी ये करवा देता है अगर चाहिए हो, रिक्वायरमेंट वाइज पर। जैसे डाइट अच्छी नहीं है तो मसल से यूटिलाइज हो गया प्रोटीन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल में भी रोल है। ग्रोथ हार्मोन का था मेनली, ये उसके साथ ही एक्शन करता है। ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक है, उसके साथ ही प्रमोट करेगा बोन ग्रोथ वगैरह और ब्रेन डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट, जो सारे फंक्शन थे ना ग्रोथ हार्मोन के, उसके साथ ही उसको हेल्प करता है, उसका फ्रेंड है। सीवीएस और सीएनएस पे इफेक्ट्स देख लेते हैं। हार्ट रेट को बढ़ाने वाला हार्मोन है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। कैसे? कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। कैसे? ये एक्ट करता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे और उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सेंसिटिविटी। ये पूरा सीबीएस का टॉपिक है ना, अभी हो सकता है क्लियर ना हो। अब थायराइड नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन्फेंट में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है बच्चा फिर पूरे लाइफ टाइम के लिए। एंड ऑल्सो लीड टू मेंटल रिटार्डेशन इफ लेस इन द फीटल स्टेज। और इस कंडीशन का क्या नाम होता है? इट इज नोन एज क्रेटेनिज्म। अगर इन्फेंट में थायराइड की डेफिशिएंसी हो, इन्फेंट में नहीं, बेसिकली फीटल स्टेज में बात हो रही है, ठीक है। इन्फेंट लिखा है कि इन्फेंट जब वो पैदा हो जाएगा तब वो मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। थायराइड की डेफिशिएंसी कब है? फीटल स्टेज में। सो इस कंडीशन को क्रेटेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि सही से अब ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ये हार्मोन। तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड रह जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। ये पूरा वैसे तो टॉपिक कैल्शियम होम्योस्टेसिस का है, बट यहाँ पे एक बार हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। बट कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा था ब्लड कैल्शियम लेवल्स को, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, ये अभी बात की थी पहले, है ना।
और बोन की रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा था और बोन्स में ब्लड से कैल्शियम कम करके ये बोन्स में वापस डिपॉजिट करवा रहा है, ठीक है। इसका रोल ये था। इसका फिजियोलॉजिकल रोल बाय द वे एडल्ट्स में कम होता है एज कंपेयर टू पैराथायराइड हार्मोन। ऐसा फैक्ट याद रख लो कि पीटीएच का रोल ज्यादा होता है एडल्ट्स में, और बच्चों में कैल्सिटोनिन, क्योंकि बोन डेवलपमेंट वो हो ही रहा होता है, उसके लिए कैल्शियम का बोन में ज्यादा पहुंचना जरूरी है ना। अब आ जाते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। मतलब क्लिनिकल कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, केसेस क्या आ सकते हैं, कि जैसे क्रेटिनिज्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि थायराइड हार्मोन अगर कम है तो इन चिल्ड्रन द डेफिशिएंसी लीड्स टू क्रेटिनिज्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ है, और बहुत हाई लेवल का सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है। अब एडल्ट्स में अगर कम है थायराइड लेवल्स तो मिक्स एडिमा, इसको ऐसे याद रखो, MYX की जगह मिक्स एडिमा, एडिमा से कुछ मिलता जुलता। अब एडिमा हमें पता है स्वेलिंग को बोलते हैं ना, सिमिलर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली बट, तो ऐसा वेट गेन हो जाता है इसमें, वेट गेन है और साथ में बहुत ज्यादा वेट है बॉडी का, और हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा, ब्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट स्लो इरेगुलर टाइप है, और साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी होगा इंडिविजुअल में ऐसे, जिसको मिक्सेडेमा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला, उसका वेट ज्यादा होगा, उसे वेट ज्यादा होते हुए भी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है वेट ज्यादा है किसी का तो इसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा तो इसको गर्मी ज्यादा लगेगी, मतलब ठंड कम लगेगी, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर कोई मोटा इंसान है और उसको कोल्ड टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठंड ज्यादा लग रही है डिस्पाइट ऑफ बीइंग फैट, तो वो चांस होता है कि मिक्स एडिमा होने का। MYX है पर मिक्स हमने ऐसे याद रखने के लिए करा कि एडिमा से मिलता जुलता कुछ है, कुछ फीचर्स हैं। और इसमें थायराइड रिलेटेड कंडीशंस में ना लिथार्जिनेस, लेजीनेस, ये थकान, ये कॉमन होता है। और मेंटल स्लो, क्योंकि कम है ना ब्रेन को के डेवलपमेंट में इसका रोल था, तो एडल्ट्स हो गए पहले तो उनका डेवलप हो गया सही से ग्लैंड, बट मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो स्लो होंगे मेंटली, IQ कम होगा। सो हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन की डेफिशिएंसी से, या फिर प्राइमरी थायराइड ग्लैंड फेलियर तक। आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर तो कब तक, जब हमने देखा था ना कि वो अपने साथ ज्वाइन करके रख रहा था T4 को, वो सारा स्टॉक ही खत्म हो जाए स्टोर्ड फॉर्म का, तो तब उसके बाद की बात है ये। अब एक ऐसे डिजीज पे आ जाते हैं जो कि काफी दिक्कत देने वाला है, और इसमें भी वेट गेन होता है, और ये अर्जुन कपूर को भी है। सो उन्होंने ऐसा बताया था कि उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता था और उन्हें मेंटल ट्रॉमा रहा काफी, और उन फैट थे, मेंटल ट्रॉमा रहा और काफी ये दिक्कत हुई, और लोग सोचते थे कि ये खाने की वजह से नहीं, बट दिस वाज ड्यू टू हशीमोटोज डिजीज। तो फैट होता है इंडिविजुअल, ऐसा याद रख सकते हैं, मोटो रिलेटेड टू मोटापा। दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर, मैं कोई बॉडी शेम नहीं कर रहा। हैशिमोटो डिजीज में अनएक्सपेक्टेडली वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वो कह रहे थे कि मैं अपने मूवीज में कोप अप नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा मेरी परफॉर्मेंस खराब थी। उसके पीछे का रीजन क्या था कि फटीग और स्लगिनेश, कुछ करने की मोटिवेशन ना होना, टंग एनलार्ज हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ही वॉज डिप्रेस्ड एज वेल, गॉइटर भी साथ में इसका एक फीचर है जिसमें एनलार्ज्ड ये ग्लैंड रहते हैं। और अगर कोई फीमेल को है हशीमोटोस डिजीज तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हुई तो वो काफी प्रोलॉन्ग स्टेट तक रहेगी, पेल और ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन और भी कहाँ थी, मिक्सडीमा में भी थी। और सिमिलर क्या है, वेट गेन भी था, लिथार्जिनेस भी था। तो इसका और कोई ऐसा फीचर जो उससे अलग बनाए, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहना,
मसल में पेन, वीकनेस, स्टिफनेस, ये सब होना। और ये बेसिकली इसका मेन क्या है कि ये ऑटो इम्यून है। वो हो रहा था मिक्सेडीमा किसकी वजह से, लेवल कम थे, बट ये लेवल कम इसमें भी हो रहे हैं, बट क्यों? खुद की इम्यून सिस्टम की वजह से। दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। पफी फेस, ब्रिटल नेल्स, हेयर लॉस, ये सबसे इन पेशेंट्स को गुजरना पड़ता है। अब हाइपर थायरॉयडिज्म, एक्सेस सिक्रीशन हो रही है थायराइड हार्मोन्स की, D3 और T4 की, जिससे हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, मेटाबॉलिज्म कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए कि फीमेल्स में हाइपर थायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स और मोस्टली इसे एसोसिएट किया जाता है ऑटो इम्यून स्टिमुलेशन से, किसकी? थायराइड ग्लैंड की। ऑटो इम्यून ज्यादा है और फीमेल्स में ज्यादा है। अब सर्कुलेशन में जो थायराइड हार्मोन्स है पूरे ब्लड में, और ब्लड हर जगह जा रहा है, तो हर ऑर्गन को ऑलमोस्ट ये अफेक्ट कर देते हैं, विच इज रियली सैड, क्योंकि इसके एक्शंस ही इतने, अब इतना ज्यादा हो रहा है तो वो एक्सेस में एक्शंस होंगे। अब कौन सी कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें ज्यादा सिक्रीशन होता है? हो सकता है ये ऑटो इम्यून हो, जैसा कि ग्रेव्स डिजीज में होता है। ग्रेव्स डिजीज इंपॉर्टेंट है। इसमें टीएसएच के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको कौन स्टिमुलेट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। कुछ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, टीएसआई। वो क्या करेंगे? टीएसएच के जो रिसेप्टर्स होंगे उनको स्टिमुलेट करेंगे और कहेंगे कि एक्सेसिव प्रोडक्शन करवाओ T3 और T4 का। खुद की इम्यूनिटी धोखा दे रही है। किसकी वजह से? ये इंपॉर्टेंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून ना, तो इम्यून से इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्टिमुलेट करवा रहे हैं टीएसएच के रिसेप्टर्स को। टीएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस पे है? टीएसएच रिसेप्टर्स पे, इनका स्टिमुलेट करवाने का रोल। और एक और डिजीज होता है प्लमर्स डिजीज। अदर कॉजेज इंक्लूड टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। गोइटर वाली जो इमेज थी उसमें मैंने दिखाया था बहुत सारे नोड्स बन रहे थे। एडेनोमा किस में होता है? प्लमर्स डिजीज में। इसमें ना बेसिकली ग्लैंड के अंदर लम्प्स, कुछ गांठें ऐसे बन जाते हैं। थायराइडाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और ये अगर अर्ली फेज में हो या फिर एक्सेस इनटेक किया जाए थायराइड हार्मोन्स का, अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है फिर उससे नोड्स बन सकते हैं। तो ये है, अगर पहले स्टार्टिंग के फेज में इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है, देन फिर नोड्स, लम्प्स, नोड्यूल्स ये सब बन सकते हैं। थायराइड थायरोटॉक्सिकोसिस, टॉक्सिकोसिस ये क्या होता है? ये बेसिकली उस कंडीशन को बोलते हैं कि ब्लड में ज्यादा हो जाए थायराइड हार्मोन लेवल्स ड्यू टू सम ड्रग्स। अगर ऑलरेडी कम था, बढ़ाने के लिए ज्यादा ले ली डोजेस, तो भी ऐसा हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए। कुछ टीएसएच जिसमें ज्यादा सिक्रीट हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से। ट्यूमर जब होता है तो हमें पता है एक्सेस में हो जाता है तो सिक्रीशन
TSH का, फिर इससे थायराइड हार्मोन्स के लेवल भी बढ़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉज। अब आते हैं ग्रेव्स डिजीज पे। इसमें मेटाबॉलिज्म में रूल था ना, हाइपरथायराइडिज्म का डिसऑर्डर है, तो थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म में भी रोल था, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से, और वो क्या करा रहा था, फैट का ब्रेकडाउन, लिपिड्स, लाइपोलाइसिस, ये सब करवा रहा था ना, तो वेट इसकी वजह से कम रह जाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट सब कुछ हो रहा है, फास्ट पेस पे हो रहा है। तो ऐसे याद रखो कि हार्ट भी अब फास्ट बीट करेगा, टैकी मींस फास्ट, कार्डिया इज रेफर्स टू हार्ट। एक्सोफ्थैल्मोस, आई, आंखें बिल्कुल ऐसी सूज सी जाएंगी अंदर घुसने वाली, ऐसी जो दिख रही है ना इस इमेज में। इंक्रीज BMR, भूख ज्यादा लगेगी क्योंकि बॉडी का फैट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसा सिग्नल जाएगा कि खाओ ज्यादा, पर असली में थायराइड की वजह से दिक्कत है। हीट इंटॉलरेंस, ज्यादा गर्मी नहीं सहन कर पाएंगे ये लोग। जो कम थे, मोटे हो रहे थे, वो सर्दी नहीं सहन कर पा रहे थे क्योंकि इनमें हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था। थायराइड का रोल होता है ना हीट प्रोडक्शन, अब इसमें ज्यादा है तो ज्यादा स्वेटिंग, हेयर लॉस, ये सब हो जाएगा। तो आंखें ऐसी बिल्कुल प्रोड्यूटेड आई बॉल्स, एक्सो बाहर निकली हुई, थैलमस, ऑप्थैल्म जैसे आईज के लिए यूज होता है ना, तो वैसे आंखें ऐसे बाहर से निकली हुई। आई इरिटेशन, प्रोप्टोसिस, और कार्डियोवास्कुलर और गट पे क्या इम्पैक्ट था, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ये सब बढ़ रहा है। गट की बॉवल मूवमेंट्स फास्ट हो रही हैं। नर्वसनेस, टेंडन रिफ्लेक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये बाकी सब ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, एक तरफ से तूफान ही आ गया कि इतने सिम्टम्स खराब एक साथ आ रहे हैं, फीवर, सीजर्स, GI के इफेक्ट्स, टैकीकार्डिया के साथ जॉन्डिस भी हो रहा है, अगर ये सब इल इफेक्ट्स अगर एक साथ आ रहे हैं। अब लैब में क्या रिपोर्ट आएगी, अगर T3 और T4 के लेवल बढ़े हुए हैं और TSH का लेवल सप्रेस्ड है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, जिससे ये कहते हैं कि ज्यादा सिक्रीशन ना हो पाए, तो TSH पे नेगेटिव फीडबैक जाता है। पर स्पेसिफिक फाइंडिंग आएगी कि TSH तो कम हुआ है और ये बड़े हुए हैं, तो इन्हें कौन स्टिमुलेट कर रहा है, TSH अगर स्टिमुलेट नहीं कर रहा तो स्टिमुलेट ये ऑटो इम्यून वे में हो रहे हैं, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है डिजीज का। इसमें ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थी उसका अपटेक इंक्रीज हो जाता है, और अगर थायराइडाइटिस है, थायराइड रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, तो उसमें ये डिक्रीज हो जाता है। ये बात याद रखनी है हमें कि रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन लेबलिंग, जो आयोडीन टेस्ट वो सब है, उसका लेवल अगर ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट है इंक्रीज होगा, बट अगर वही पेशेंट है थायराइडाइटिस का, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का लेवल डिक्रीज आएगा रिपोर्ट में। थायराइड स्टॉर्म जो हमने देखा था ना कितना खतरनाक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अर्ली मैनेजमेंट एसेंशियल होता है, और कार्डियक डिसफंक्शन फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर है तो इंक्रीज हो रहे थे लेवल्स, हाइपो में कम। मेटाबॉलिक रोल होता है थायराइड का, तो BMR इंक्रीज करवा रहा था, बल्कि वहां पे वो कम है तो BMR कम रह जाएगा। अब थायराइड हार्मोन का एक्शन होता है कि लाइपोलाइसिस वगैरह फैट ब्रेक डाउन कराएगा, जिससे वेट लॉस हो जाता है हाइपर में। हाइपो में वेट गेन हो जाता है क्योंकि वो जो काम था उसका फैट का ब्रेक डाउन का, वो ढंग से अब नहीं हो पा रहा क्योंकि कम है। टेम्परेचर टॉलरेंस,
अब हीट की इनटॉलरेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, मेंटेन कर रहा था। बट अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, गर्मी लगेगी। बल्कि उन लोगों को ठंड लगती है जिनमें ये कम है, वो सर्दी को टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाते, चाहे वो मोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि टेम्परेचर ढंग से रेगुलेट नहीं हो पाता उसकी हार्मोन की एब्सेंस में। अब इनको पसीना आ रहा है तो ऑब्वियसली स्वेटी स्किन, उनकी स्किन ड्राई रह जाएगी, पसीना नहीं आएगा। फास्ट हार्ट रेट, सीवीएस पे ये इफेक्ट था, और उसमें ब्रैकीकार्डिया। अब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तभी तो टैकीकार्डिया, उसमें डिक्रीज था तो टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया। अब उसमें नर्वस सिस्टम हाई अगर कम है तो वो मेंटली रिटार्ड, स्लगिश हो जाएंगे, सब कुछ ऐसे ही होगा, उनको आलस आएगा। ये नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, छोटी चीजों से इरिटेशन जैसे सिम्टम्स, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, जैसे कई बार होता है कि कानों में कुछ बोलो तो वो दिमाग में आवाज गूंजती है। इनके रिफ्लेक्सेस कुछ ज्यादा ही तेज होंगे, जैसे वो था ना एक इमेज जिसमें ऐसा पैर बना हुआ था, ये हैमर वाला हमारा जो फिजियो में लैब में भी एक्सपेरिमेंट होता है कि मार के तेज से फिर ये पैर हटाते हैं, तो फास्ट रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। मसल्स की वीकनेस आ जाएगी, ब्रेकडाउन हो रहा है ना, बल्कि उन लोगों को क्रैम्प्स आएंगे, एकदम से ऐसे बिल्कुल मसल स्टिफ हो जाती है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं अगर कम है तो। अब ये तो हमें पता है, ये फेमस फीचर है एक्सोफ्थैल्मिया, एक्सोफ्थैल्मोस ग्रेव डिजीज का, बल्कि उन लोगों में, हाइपो वालों में एडिमा हो रहा था, पफी फेस, इनकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट है तो डायरिया हो रहा है, बल्कि उनकी इंटेस्टाइन मूवमेंट स्लो है तो कॉन्स्टिपेशन। अगर फीमेल्स में हो रहा था तो ग्रेव्स, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें मेनोरेजिया। सीरम का कोलेस्टेरॉल लेवल कम हो जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था। प्रोटीन का सिंथेसिस डिक्रीज हो रहा था हाइपो में, और इसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो रहा है। बच्चों की ग्रोथ इसमें बढ़ जाती है, पर एबनॉर्मली कई बार ग्रो कर जाते हैं। और क्रेटिनिज्म जो हो रहा था, अगर फीटल से ही अगर थायराइड कम होता आया है और फिर बाद में चलते भी क्रेटिनिज्म चिल्ड्रन, मिक्सिडीमा एडल्ट में, है ना। गॉइटर इसमें हो जाता है एक्सेस एक्टिविटी की वजह से, और इसमें बॉडी एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस लगती है, और उसमें बिल्कुल स्लगिनेस, थकान होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।